हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो इसका 15वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? मतलब कभी उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कभी संशोधन नहीं हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 360 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा से, ठीक है, वित्तीय आपात से ये 360, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कितनी बार भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो 3 बार किया गया है। ठीक है, 3 बार वित्तीय आपात की घोषणा भारत में हो चुका है। पहला बार कब हुआ था? तो पहला बार 1962 में हुआ था। ठीक है, 1962 में हुआ था ये चीन के युद्ध के समय। दूसरी बार हुआ था पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में। ठीक है, और तीसरी बार हुआ था 1975 में हुआ था। आंतरिक मामलों के गड़बड़ी का हवाला देकर के जो है 1975 में भी जो है वित्तीय आपात घोषित किया गया था। तो ठीक है, तो 3 बार अभी तक भारत में वित्तीय आपात लगा है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार जो 1971 में, तीसरी बार 1975 में। ठीक है, और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है, उसमें उसका संपूर्ण वर्णन दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 52 है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, ठीक है, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद का। ठीक, और अनुच्छेद जो 57 है, ये पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता मानता है। ठीक है, दोबारा राष्ट्रपति के लिए आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत वो दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 59 है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कुछ दी गई हैं। ठीक है, शर्तें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो इन सबको याद रखिएगा। 61 जो है महाभियोग के लिए है, 52 जो है राष्ट्रपति पद के लिए है। ठीक है, कि भारतीय संसद कहता है कि भारत राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। और 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए है, और 59 जो है राष्ट्रपति की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, तो इन चारों अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं। तो स्थानीय प्रशासन को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो स्थानीय प्रशासन को जो है संविधान द्वारा, ठीक है, प्रदत्त शक्तियां जो संविधान में वर्णित की गई हैं, वही शक्तियां इनको प्राप्त है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए। तो 12 सदस्य को जो है मनोनीत करता है, और लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में 2 सदस्य। ठीक है, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? तो हिंद स्वराज के रूपरेखा का भाग इसमें से कौन सा नहीं है, ये प्रश्न का मतलब है। तो संसदीय शासन, ठीक है,
ये उसका जो है रूपरेखा का भाग नहीं है। आत्मनिर्भरता था, सामाजिक सुधार था, ग्राम गणराज्य था। ठीक है, जो हिंद स्वराज था महात्मा गांधी की एक संकल्पना थी, उसमें रूपरेखा दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार आपका सही हो जाएगा संसदीय शासन उसमें नहीं था। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन टी.एच. ग्रीन महोदय हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्वतंत्रता का सिद्धांत उसमें उन्होंने वर्णन किया गया है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकारों का उन्होंने वर्णन किया था, और सकारात्मक जो है पूर्ण प्रभुत्व उन्होंने दिया था, तो वो टी.एच. ग्रीन साहब थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत जो दिया था वो अरस्तू ने दिया था। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, सामान्य निर्वाचन हेतु तो एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सामान्य निर्वाचन हेतु तो एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण जो किया जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है, तो वो परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो लोकमत से संबंधित कौन इसमें नहीं है? यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। यह समुदाय के हित के लिए प्रबंध है, सही है। यह नागरिक समाज के हित के लिए प्रबंध है, सही है। यह सामान्य जनता के हित के लिए प्रबंध है, सही है। ठीक है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो यह अल्पसंख्यक हित के लिए, केवल अल्पसंख्यक नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। 12 नंबर प्रश्न है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? तो आणविक उत्तरदायित्व विधेयक जो संसद में पारित हुआ था वो 2010 में। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जो है इसको एक कानून के रूप में, एक विधेयक के रूप में जो है पारित किया गया था। ठीक है, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक 2010 में। 13 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गुट निरपेक्षता के लिए तो जवाहरलाल नेहरू जाने ही जाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो ऑप्शन ए में है 42वां, बी में है 43वां, सी में है 56वां, डी में है 44वां संविधान संशोधन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन था, वो संविधान संशोधन जो था, मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था 7वां, उसको हटा करके जो है एक विधिक अधिकार में रख दिया गया था। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार था 44वें संविधान संशोधन से पहले अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है, एक विधिक कानून के रूप में। ठीक है, तो इन पॉइंट को याद में रखिएगा। ये भी पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ। और ये भी पूछा गया है 44वां संविधान संशोधन से पहले संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो 31वां। और उसके बाद में किस में रखा गया है? तो बताइएगा आप लोग। 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो डी है आपका ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, बल्कि ये
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है, काम का अधिकार है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित कराना, गोवध निषेध, ये सब जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, जो महिला सशक्तिकरण है सुनिश्चित करना, ये उसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। 15 प्रश्नों की हम लोग श्रृंखला चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, जो सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।